सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम और उसको कंपेयर करने की कोशिश की थी विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, और उससे लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को कंपेयर करने की कोशिश की थी। आज हम बात करेंगे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम और ट्राई करेंगे उसको कंपेयर करने के विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा 2023 में, तो 2023 में इंडिया और ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है उसके बीच में आपसे डिफरेंस पूछा गया है, उसको कंपेयर करने की बात की गई है। 2022 में वही आपसे इंडिया और फ्रेंच प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके कंपेयर करने की बात की गई है। 2020 में फिर से आपको इंडिया और ब्रिटिश जुडिशरी के बीच में क्या कॉमन है, क्या कंपैरिजन में दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, उसके बारे में बात की गई थी। यानी रिसेंट ईयर में ये टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की। सबसे पहले सबको पता होगा 1789 का जो ईयर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुई कैसे नहीं हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंडिया पे क्या असर पड़ा कि अगर आप देखोगे तो आपकी जो बंधुत्व भाईचारा, यानी जिसको हम फ्रेटर्निटी बोले, वो वर्ड जो है आपका वो आया ही कहाँ से है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने लिया है, जो आपने अपनी प्रियम्बल में ऐड किया है, जिसको अपने अपनी ड्यूटीज़ में वो चीज़ ऐड की है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुई तो वहाँ पे मोनार्की का एंड किया गया, लिबरल डेमोक्रेसी को अपनाया गया। तो अब कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी, वेदर इट इज़ अ फेडरल और अ यूनिटरी सिस्टम, तो हम वो देख लेते हैं। सो फ्रेंच में आपका यूनिटरी सिस्टम काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहाँ पे सेंटर और स्टेट की अलग से पावर डिफाइन नहीं की गई है। वहाँ पे जो आपका एक्ट बनाने का काम है, जो लॉज बनाने का काम है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम है, वो आपका सेंटर करता है और स्टेट उसको फॉलो करता है। और अगर हम फ्रेंच सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे आपके जोनल काउंसिल और म्यूनसिपैलिटीज़ जो होती हैं, बेसिकली वो इन रूल को जो है लागू करने का, अप्लाई करने का काम करते हैं। वही फेडरल सिस्टम में क्या होता है? फेडरल सिस्टम में स्टेट के अलग से रूल्स होते हैं, सेंटर की अलग से उनकी पावर्स होती हैं, वो अलग से रूल बना सकते हैं। और अगर हम कंपेयर करें इंडिया से, तो इंडिया में यूनिटरी सिस्टम नहीं है। यानी यहाँ पर सेंटर कौन कौन से एरियाज़ पे, कौन कौन से टॉपिक्स पे रूल बना सकता है, वो आपकी लिस्ट में दिए हुए हैं। स्टेट किन किन टॉपिक्स पे रूल बना सकता है, वो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कुछ ऐसे मैटर जो कि डिफाइन नहीं है, रेसिडरी मैटर है, वो दिए गए हैं सेंटर की तरफ। हम यानी इस विषय में हम ज़्यादातर दिखते हैं एज अ फेडरल करेक्टर, नॉट एज अ यूनिटरी करेक्टर। ठीक है, सेकेंड वन है ड्यूल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। अब इसका क्या है? ये फ्रेंच में अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा अलग सिस्टम है। अगर हम बात करें जो ब्रिटिश की, वहाँ पे देखो तो पार्लियामेंट सॉवरेनिटी होती है, वहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से सारा काम होते हैं। जो क्राउन होते हैं वो नॉमिनल हेड है। अगर अमेरिका की बात करो तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का रोल नहीं है, प्रेसिडेंट का ही सारा रोल है। प्रेसिडेंट वहाँ पे नॉमिनल हेड नहीं होता, रियल हेड है। इंडिया की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपके सारे काम प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं, बट प्रेसिडेंट इज़ जस्ट अ नॉमिनल हेड, नॉट द रियल हेड। रियल हेड कौन है? आपका प्राइम मिनिस्टर। वो काम करता है विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सारे काम कहे जाते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे किए हुए, बट एक्चुअली जो रियल पावर, रियल अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन अगर आप फ्रेंच की बात करोगे, ड्यूल एग्जीक्यूटिव यानी दोहरी आपके पास कार्यपालिका शक्ति है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर है, दोनों के पास ही एग्जीक्यूटिव पावर होती है। यानी जो आपका प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड नहीं होता, उसके पास भी अपनी अलग से पावर होती है, उसको भी कुछ वर्क फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। ऐसे ही आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसको भी पावर्स मिली हुई हैं अलग से, और उनको भी कुछ फंक्शंस, कुछ ड्यूटीज़ है जो उनको फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कैसे ये इलेक्ट होते हैं, तो इंडिया में अगर बात करो तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं। सिंगल रिप्रेजेंटेटिव जो वोट से आपके होते हैं, वो सिंगल रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हमारे यहाँ होता है। यूएसए में देखा जाए तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो वही सिस्टम फ्रेंच में भी है। फ्रेंच में प्रेसिडेंट के इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं। तो यानी अगर हमारे सिस्टम में और फ्रेंच के सिस्टम में आपसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में डिफरेंस पूछा जाता है, तो सबसे पहले इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो इलेक्शंस होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं।
हमारे यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, लेकिन फ्रेंच में प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी पब्लिक उनको डायरेक्ट चुन के भेजती है। और यहाँ पे आपका इंडिया में प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है कि जो बहुमत की सरकार होती है, जिसको पार्लियामेंट में बहुमत मिलती है, वो अपने में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कर लेते हैं और वही एज अ प्राइम मिनिस्टर फंक्शन करता रहता है। बट अगर हम फ्रेंच की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है कि जिस भी पार्टी की मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट में, उनमें से आपका प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है, यानी यहाँ पे आपके दोनों का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का एज वेल एज योर प्राइम मिनिस्टर। इसलिए ही कई बार डिस्प्यूट की सिचुएशन आ जाती है दोनों के बीच में। और क्योंकि ये दोहरी कार्यपालिका प्रणाली होती है, इसलिए ही फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बोले या एग्जीक्यूटिव स्कीम सिस्टम बोले, इसको ही आप क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हो, क्वासी पार्लियामेंट्री सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्वासी मोनार्की सिस्टम भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट की पावर भी, कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास है, कुछ पावर आपकी जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास है। क्वासी मोनार्की इसलिए बोला जाता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंच में जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर ज़्यादा होती है, इसलिए देखा जाता है कि एज अ मोनार्क ही ये काम करते हैं, तो इसलिए इसको क्वासी मोनार्क सिस्टम भी बोलते हैं। अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बारे में कुछ और प्रोविजंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आप पार्लियामेंट की पावर, यानी कि अगर हम बात करें तो हमने ये चीज़ देखी कि फ्रेंच में अगर आपकी ड्यूल एग्जीक्यूटिव सिस्टम चलता है, यानी प्रेसिडेंट को भी पावर मिली हुई है और आपकी जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी पावर मिली हुई है। तो अगर हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम की बात करें तो यहाँ पर पार्लियामेंट की पावर कम है, एग्जीक्यूटिव की पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट यहाँ पर सिर्फ गाइडलाइन प्रिंसिपल्स का काम करते हैं, यानी वो आपको सिर्फ एक मार्गदर्शक सिद्धांत दे सकते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, बट एक्चुअली में उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट्री का कंट्रोल बहुत ही कम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वहीं प्राइम मिनिस्टर जो है आपका पार्लियामेंट में जिसकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी यानी नेशनल असेंबली में जिसकी मेजोरिटी होती है वही चुन के आता है, ठीक है। इसलिए दोनों के बीच में एक टसल की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए हम मानते हैं कि एग्जीक्यूटिव की पावर ज़्यादा होती है बजाय कि पार्लियामेंट की पावर की। अगर इससे आप इंडिया को कंपेयर करें तो हमारे यहाँ तो ऑब्वियस ही बात है, पार्लियामेंट की पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो आपकी कहाँ से चुन के आती है, वो आपकी चुनती ही जिनके जो भी सदस्य आपके संसद के लिए चुन के आते हैं उन्हीं लोगों में से आपकी एक एग्जीक्यूटिव बना ली जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना ली जाती है। और आपका आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 कहता है कि आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और अगर मैं मोर प्रिसाइजली बात करूं तो आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा होती है। तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिफाइन है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बताई गई है कि आपकी पार्लियामेंट की पावर ज़्यादा है बजाय कि आपके एग्जीक्यूटिव की। और अगर इसको कंपेयर कर रहे हो फ्रेंच से तो फ्रेंच में एग्जीक्यूटिव की पावर ज़्यादा है बजाय कि आपकी पार्लियामेंट की, ठीक है। देखो, दूसरा होता है कोहेबिलिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो आपका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो एक ही पार्टी का चुन लिया जाता है। अगर दोनों एक पार्टी से हैं, दोनों पार्टीज़ की सोच एक जैसी है, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो दोनों के बीच में टेंशन होने की सिचुएशन जो है वो बहुत कम होती है। बट समटाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट आपका दूसरी पार्टी से हो और प्राइम मिनिस्टर आपका दूसरी पार्टी से हो, तो उस टाइम पे आपके बीच में जो उन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो है वो एक्सेस हो सकती है। नेक्स्ट वन इज है कि रन ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी सिस्टम, जिसको हिंदी में हम कहें द्वितीय पूर्ण बहुमत प्रणाली या सेकंड बैलेट सिस्टम। अब आपने देखा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के भी इलेक्शन होते हैं, तो क्या प्रोसीजर होता है? दो चीज़ हमने देखी थी कि प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है जिसकी पार्लियामेंट में बहुमत है, उस सरकार से चुन लिया जाता है। दूसरा आपका प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट होता कैसे है, पार्लियामेंट में ही चुने कैसे जाते हैं, पार्लियामेंट तक लोग वहाँ पे पहुँचते कैसे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, यहाँ पे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की बात करें जिसको कि आप नेशनल असेंबली भी बोलते हो। नेशनल असेंबली में अगर आपको जीत के आना है किसी कैंडिडेट को तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। मतलब जितने भी फ्रांस की वोटर लिस्ट में लोग शामिल हैं उनकी 1/4 प्लस जिन लोगों ने भी वोट डाली। सपोज़ करो अगर हम इंडिया की बात करें, मान लो आपके 80% लोग हैं जो वोटर लिस्ट में शामिल हैं। अब 80% लोग सारे के सारे तो वोट देने नहीं जाते, कहीं पे आपने देखा होगा 70% वोट डाल रहे हैं, कहीं पे 60% वोट डाल रहे हैं, कहीं पे 80% से अबव भी वोट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है जितने वोटर लिस्ट में हैं उसका 1/4 होना चाहिए, और प्लस में एटलीस्ट जिन्होंने वोट डाली है उतने लोगों की कम से कम उसको 50% वोट मिलने चाहिए। तब माना जाता है कि
वो आपका चुन लिया जाते हैं। अगर मान लो कि फर्स्ट टाइम पे ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती, तो आप क्या करते हो? तो फिर आपके सेकंड टाइम इलेक्शन होते हैं, वो कैसे होते हैं? फिर आपकी टोटल वोट्स देखी जाती हैं दोनों को मिला के, यानी कि फिर ये चीज़ देखी जाती है कि जो वोटर लिस्ट है, अगर वोटर लिस्ट में जितने भी पर्सन हैं, सपोज़ करो आपके वोटर लिस्ट में 100 लोग हैं टोटल, ठीक है। उन 100 लोगों में से अगर 12.5% किसी को वोट मिले हैं, सपोज़ करो कि 4 लोग हैं आपके प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों को 12.5% से ज़्यादा वोट्स मिली हुई है, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी की भी नहीं है। तो सेकंड टाइम पे क्या होगा, जिनको 12.5% वोट मिली हुई है, उन लोगों के बीच में दोबारा से इलेक्शन कराया जाएगा और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वो चुन लिया जाएगा, भले ही उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली हो या ना मिली हो। गई समझ में आ गया? यानी कि पहले वोटर लिस्ट के 1/4 आपके पास होने चाहिए, प्लस जिन्होंने वोटिंग की उनका आपको एटलीस्ट 50% वोट मिलनी चाहिए। मिल गया तो आप बन गए, नहीं मिला तो सेकंड टाइम देखा जाएगा कि जिनकी टोटल वोटर लिस्ट के 12% की जिनको वोट्स मिली हैं, उनके बीच में फिर से इलेक्शन होगा और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली हुई है, चाहे एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो या ना हो, उसको चुन लिया जाता है, ठीक है। दूसरा था आपका प्रेसिडेंट में क्या आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, फुल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है जब आप प्रेसिडेंट चुन ले जाते हो। बट सपोज़ करो अगर 4 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए अगर खड़े हैं और उनमें से किसी के पास फुल मेजोरिटी नहीं आती है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वहाँ पे क्या होता है कि जब आपने नेशनल असेंबली के इलेक्शन देखा, तो वहाँ पे आपने ये चीज़ देखी कि जितने भी लोगों के 12.5% से ज़्यादा वोट हैं, चाहे वो 2 हों, 4 हों, 10 हों, कितने भी हों, उन लोगों के बीच में दोबारा इलेक्शन होता है। बट प्रेसिडेंट में क्या होता है कि जो लोग फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग में आते हैं, अगर हम बात करें, यानी कि जिनकी फुल मेजोरिटी नहीं है बट हाईएस्ट 2 की वोट है, उनके बीच में दोबारा से इलेक्शन किया जाता है और उन दोनों में से जिसको भी ज़्यादा वोट मिलती हैं वो चुन लिया जाता है, ठीक है। और इंडिया का तो आपको पता ही है कि संसद में आपके क्या कहते हैं, हम इंडिया जो है, अगर आप बात करें डायरेक्ट इलेक्शन के, लोकसभा के मेंबर चुन के भेजते हैं, वो अपने में से एक प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ नॉमिनल होता है, जिसके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बारे में कुछ और प्रोविज़न देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोविज़न है अकोमुलेशन ऑफ इलेक्टेड ऑफिसेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचित पदों का संचय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जितने कि फ्रेंच में एक जो अलग से विशेषता है वो ये है कि जितने भी प्रतिनिधि आपके चुन के आते हैं, वो लोग एक ही टाइम पे उनको 2 काम करने होते हैं, यानी वो एक से ज़्यादा ऑफिसेज संभालते हैं। अगर आपने देखा होगा इंडिया में जब हम पढ़ते हैं लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, या फिर आपको कोई भी पद जैसे राष्ट्रपति का पद धारण करना, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होती है, तो एक होता है कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन में एक चीज़ होती है कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करोगे वहाँ पे, अगर आपने कर लिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन फ्रेंच में तो विशेषता ये है कि वहाँ पर जो भी लोग चुन के आते, जो प्रतिनिधि वहाँ पे चुन के आते हैं, निर्वाचित होके आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, वो लोग एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा पद संभालते हैं, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम है। दूसरा, यहाँ पर आपकी जो मेन काम होता है वो जोनल काउंसिल म्यूनसिपैलिटीज़ का ही काम होता है, जो कि वहाँ के एक्ट को लागू करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो लोग निर्वाचित होकर आते हैं, वो एक ही टाइम पे किसी भी म्यूनसिपैलिटी, किसी भी नगर पालिका के वो सदस्य हो सकते हैं, मेयर हो सकते हैं, और साथ ही साथ वो संसद के सदस्य भी हो सकते हैं। इसलिए ये भी एक रीज़न बनता है कि वहाँ पर पार्लियामेंट की पावर कम है, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं, यानी जो लोकल नगर पालिका के लोग चुने जाते हैं, वही आपके संसद का कामकाज भी देखते हैं। तो वो अपनी लोकल्स प्रॉब्लम देखेंगे या फिर आपके नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम देखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको लोकल लोगों से वोट चाहिए, वो अपनी लोकल प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, इसलिए भी वहाँ पे आपकी संसद की शक्ति कम हो जाती है। सो नेक्स्ट प्रोविज़न क्या है? नेक्स्ट प्रोविज़न है आपका रनिंग मेट, यानी अनुपूरक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो सरकार के लिए काम कर रहा है वहाँ पे, अगर वो मंत्री सिलेक्ट हो जाता है, तो फिर वो संसद का सदस्य नहीं रहता है, ठीक है। आप देखो अपने यहाँ क्या है कि कोई भी व्यक्ति एज अ मिनिस्टर रह सकता है मैक्सिमम 6 टाइम के लिए, अगर वो संसद सदस्य नहीं है। एकदम रिवर्स है वहाँ पे। क्या है, अगर वो संसद का सदस्य बन जाता है तो यानी वो मिनिस्टर नहीं रहेगा, वो सरकार में काम नहीं कर सकता। इसलिए वहाँ पर रनिंग मेट यानी अनुपूरक की व्यवस्था की गई है कि अगर बाय चांस कोई व्यक्ति एज अ मिनिस्टर सिलेक्ट हो जाता है, संसद सदस्य सिलेक्ट हो जाता है, तो वो अपनी जगह पे किसी और को भेज सकता है काम करने के लिए। तो ये भी एक रीज़न है कि वहाँ पे संसद की जो पावर है वो कम है।
उसके बाद अगला अगर डिफरेंस की बात करें जुडिशरी, तो जैसे इंडिया में आपका देखो, आपको पता है इंडिया में जो आपकी जुडिशरी है वो सेपरेट है, सेपरेशन ऑफ पावर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। वहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और आपकी सबॉर्डिनेट जुडिशरी, यानी हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट जुडिशरी स्टेट लेवल पे काम नहीं करते, वो एज अ सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन है सुप्रीम कोर्ट की ही। अगर हम क्या कहते हैं यूएसए की बात करें, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो होता है सेंटर के मैटर देखते हैं और वहाँ के जो हाई कोर्ट्स होते हैं बेसिकली वो आपके स्टेट के मैटर्स देखते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपकी फ्रेंच की, तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी जुडिशरी है सबसे पहले, जैसे हम इंडिया में एज अ सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं तो फ्रेंच में बोला जाता है उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि स्ट्रक्चर वाइज देखने में ये अमेरिका की तरह लगता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ की जुडिशरी को भी जुडिशल रिव्यू की पावर है, लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे जो जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है किसी भी एक्ट का, लेकिन उस एक्ट के इनेक्ट होने से पहले अगर वो एक्ट लागू हो गया तो फिर अगर वो एक्ट आपका लागू हो गया, अडॉप्ट कर लिया, तो आप उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, यानी जब वो एक्ट बनने की प्रोसेस में है आप उसको कर सकते हो। अगर आपको ये हो गया कि 5 तारीख को आपका एक्ट लागू हो जाता है, उससे पहले किया तो ठीक है, लेकिन अगर आप 5 तारीख के बाद जाओगे कोर्ट में ये कहने के लिए कि ये जो एक्ट बना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बना है, ये नेचुरल लॉ के अगेंस्ट बना है, तो वहाँ की जुडिशरी उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में आप एक्ट बनने के बाद, एक्ट लागू होने के बाद भी जा सकते हो अपनी जुडिशरी में, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उस एक्ट को आपकी जुडिशरी खारिज कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविज़न थे आपके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बारे में। कल हम दूसरी जैसे जो स्विट्ज़रलैंड वाली रह गई है वो जर्मनी वाली है, इन दोनों को देख लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर एक छोटा सा टॉपिक बचेगा कि किस देश से हमने क्या क्या प्रोविजंस को लिया है, ठीक है। तो अगर आपको की कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।